तो बेसिकली अभी जब हमने ये देखा कि जब हम सेम एटम के न्यूक्लियस और उसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हमने बी एटम के लिए देखा कि एटम बी का जो न्यूक्लियस है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने एटम ए और इलेक्ट्रॉन्स बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन तो रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर अनलाइक चार्ज, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर ईजिली। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स को लेकर के, तो रिपल्सिव फोर्स कहाँ आकर होती है? जब मैं बात करूँ न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, क्योंकि न्यूक्लियस एटम ए का भी पॉजिटिव है, एटम बी का भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या काम करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ये रिपल्सिव फोर्स इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेगा, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी की, तो इलेक्ट्रॉन्स ये भी नेगेटिवली चार्ज हैं और ये एटम ए के, ये एटम बी के, तो इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ रिपल्जन काम करता है। अट्रैक्शन केवल वहाँ काम करेगा जहाँ पर अनलाइक चार्ज प्रेजेंट होंगे, और रिपल्जन वहाँ बेसिकली अट्रैक्शन वहाँ क्रिएट होगा, वहाँ पर रिप्रेजेंट होगा जहाँ पर अनलाइक चार्ज रिप्रेजेंट होंगे, और रिपल्जन वहाँ होगा जहाँ पर लाइक चार्ज प्रेजेंट होंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो वीबीटी से जनरेट हो रहा है कि दो एटम्स जो कि डिफरेंट हो सकते हैं या दो एटम जो एक जैसे हो सकते हैं। जब हम होमो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उस केस में हमने एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेता है H2 मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम इस तरीके से कंसिस्टेड थे। इस हाइड्रोजन एटम का अपना एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है जिसको मैंने ए से, और इसके न्यूक्लियस को मैंने NB से रिप्रेजेंट किया। इसके इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ए से रिप्रेजेंट किया और इसके इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बी से रिप्रेजेंट किया। तब यहाँ पर दोनों के बीच में एक क्या काम करेगा, रिपल्जन काम करेगा। इन दोनों के बीच में एक रिपल्जन काम करेगा। लेकिन न्यूक्लियस ए और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है, न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन ए के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है। या फिर हम सिमिलर नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ये जो Na और Ea है इनके बीच में एक अट्रैक्शन काम करता है, और Nb और Eb के बीच में भी एक अट्रैक्शन काम करता है। रीज़न क्या है? क्योंकि अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स बिटवीन द टू अनलाइक चार्ज स्पीशीज़। नेक्स्ट इसमें अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें कि अट्रैक्शन और रिपल्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो जितने भी हमारे अट्रैक्टिव फोर्स हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो ये मेरे पास एक H2 मॉलिक्यूल का Ha एटम है, ये H2 मॉलिक्यूल का Hb एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ A एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ B एटम है। अब इसमें हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की कि अगर मैं यहाँ पर ओल्ड फोर्सेस और न्यू फोर्सेस के बीच का एक डिफरेंस देखूँ तो वो कैसे जनरेट होगा। मैंने कहा हाइड्रोजन ए के इलेक्ट्रॉन्स ए के बीच में एक फोर्स ये काम कर रहा है, हाइड्रोजन बी और उसके इलेक्ट्रॉन बी के बीच में ये अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन जब मैं इन दोनों एटम्स को अकॉर्डिंग टू दी वीबीटी इस तरीके से सिचुएट करता हूँ, जब मैं इन दोनों को इस तरीके से सिचुएट करता हूँ कि इनके बीच में रिपल्जन मैक्सिमम हो या फिर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, तो उस केस में हाइड्रोजन एटम बी और इलेक्ट्रॉन ए के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करेगा तो वहाँ पर एक नए बॉन्डिंग की या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जनरेशन हो जाती है। इसी तरीके से ऑन द सेम टाइम हाइड्रोजन एटम ए और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसी भी दो स्पीशीज़ को, यानी कि दो एटम्स को एक दूसरे के क्लोज़र लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को, यानी कि दो एटम्स को एक दूसरे से दूर भगाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर पुश करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि अट्रैक्शन कैसे काम करता है और रिपल्जन कैसे काम करता है। तो हमने एक छोटा सा बेसिक डायग्राम और कंसीडर किया जो कि कुछ इस तरह का है कि इसमें हाइड्रोजन एटम ए है, ये हाइड्रोजन एटम बी है, इसके इलेक्ट्रॉन
ए ये रहे, इसके इलेक्ट्रॉन बी ये रहे। अब हो क्या रहा है, या फिर हम एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ए और इलेक्ट्रॉन्स बी में क्या होगा, एक रिपल्सन देखने के लिए मिलेगा। अभी हम बात कर रहे थे क्या, हमने एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन लिया जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन्स को सिमिलर वे में रिप्रेजेंट किया। फिर हम एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ ले रहे हैं जिसके अंदर हम केवल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रिपल्सन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हुए। मैं जब ये लिखूँगा कि Na एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए, यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यूक्लियस ऑफ बी, यहाँ मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। बेसिकली ये अट्रैक्शन अंदर की तरफ काम करेगा, तो हमने एरो अंदर की साइड लगाए। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ ही काम करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी के बीच में हमें देखना हो, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा होगा। इसी तरीके से न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा होगा। तो जितना भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, वो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। H2 के अंदर दोनों ही फोर्सेस काम कर रही होंगी एट द सेम टाइम, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, क्योंकि यहाँ पर दो एटम्स हैं, एटम ए और एटम बी। इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेम टाइम पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करती हैं। और ये केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं है, किसी भी होमो मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, चाहे मैं Cl2 की बात करूँ, चाहे मैं Br2 की बात करूँ, चाहे मैं I2 की बात करूँ या F2 की बात करूँ, N2 की बात करें, O2 की बात करें, सब चीज़ों के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एट द सेम टाइम काम करता है। इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है VBT के अंदर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। VBT के फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर ही ये टर्म आई थी कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, उनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्राइटेरिया है फॉर दी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अब ये जो क्राइटेरिया जनरेट हुआ दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। इसको हम VBT थ्योरी के अंदर कंसिडर करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं तो हर मॉलिक्यूल के एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होने की कोशिश करते हैं। अब आपस में मर्ज होने की कोशिश का मीन्स क्या हुआ, मैंने एक मॉलिक्यूल की बात करी है। मॉलिक्यूल जो है वो कंसीडर करता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स को। अब जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कहीं पर प्रेजेंट होंगे तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होने की कोशिश करेंगे। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मिक्सिंग होने का है। और मिक्स कैसे होते हैं, वो मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ मर्ज हो करके, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके, कि एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के ऊपर डोमिनेंट हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं have the tendency to merging them with each other which results in the pairing of electrons, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, पेयरिंग पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसकी एक्सटेंशन की तरफ जाएं, अगर मुझे बॉन्डिंग की या बोन्ड्स की स्ट्रेंथ को देखना हो, तो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का होना। ओवरलैपिंग जितनी टफ उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाएगा, ओवरलैपिंग जितनी लेस होगी बॉन्ड उतना ही लेसर पाया जाएगा या वीक पाया जाएगा। तो कह रहा है कि ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग एटम्स के बीच में पाया जाता है या ऑर्बिटल्स के बीच में ज़्यादा पाया जाता है, या हम ये कहेंगे जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, वहाँ पर बॉन्ड जो बनता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन अगर कहीं पर कोवलेंट बॉन्ड बना और पेयरिंग बहुत कम एटम्स की ओवरलैपिंग की हुई, तो उस केस में जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा। Therefore, the formation of the covalent bond between the atoms results by pairing the electrons present in the valence shell having opposite spins। हमेशा क्या होता है कि लाइक सपोज मैंने बात करी, एक बेसिक एग्जांपल में लेता हूँ जो हम कंसीडर कर रहे हैं HCl को। मैं इस थ्योरी पे उसको अप्लाई करके देखता हूँ। HCl मैंने लिया, हाइड्रोजन का एटम मैंने ये लिखा। अब क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, और Cl की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आता है 2s2 and 2p5।
और 3s2 एंड 3p5। ये मेरे पास होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास 3 शेल हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। मैं बात करूँ अगर इनको हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के लिए, तो मेरे पास ये आ गया s ऑर्बिटल, ये आ गया मेरे पास p ऑर्बिटल। ये मैंने लिखा फॉर हाइड्रोजन, ये मैंने लिखा फॉर क्लोरीन। हाइड्रोजन के लिए एक s ऑर्बिटल है, बिल्कुल ठीक बात है। क्लोरीन के लिए s ऑर्बिटल है, बिल्कुल ठीक बात है। p हाइड्रोजन के पास होता ही नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास p ऑर्बिटल है जिसकी शेप होती है डम्बेल। अब होगा क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो केवल 1 शेल का है हाइड्रोजन का, लेकिन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 शेल का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1s वाला है और ये 2s वाला है। अब ये ओवरलैपिंग कैसे देगा, HCl आपस में किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा। ये मेरे पास हो गया 2p, ये 5 है, ये 2s 2 है। अब हमें ये देखना है कि जो क्लोरीन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ओवरलैपिंग किस बिहाफ पे करे, वो मर्जिंग किस बिहाफ पे करे। तो जो p ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ, उस p ऑर्बिटल में अगर मैं देखता हूँ तो केवल 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसको स्टेबलाइज होने के लिए टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, क्योंकि इसके इनर शेल में या इनर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही पड़े हैं। 2 और 6 आपस में कंसिस्टेड होंगे और क्या बना देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, जो कि ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये जो p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम की मैंने बात करी, इसको एक एटम एक इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज होने की ज़रूरत है ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए। तो इसके मर्जिंग के प्रोसेस को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग। अब इसमें डोमिनेंट कौन होने वाला है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, जो कि s ऑर्बिटल में पड़ा है, और s ऑर्बिटल में भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी पर है। इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो S की शेप हाइड्रोजन की स्फेरिकल, और क्लोरीन के डम्बल यानी कि P की शेप डम्बल। इसमें टोटल थे 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें था 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में हो गए ओवरलैप। जब ओवरलैप होंगे तो इस स्फेयर के ऊपर ये वाला डम्बल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी p ऑर्बिटल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दी s ऑर्बिटल ऑफ दी हाइड्रोजन। जैसे ही ये ओवरलैप हुआ तो एक ये क्राइटेरिया बन जाएगा बीच का, जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हुई है। इस जगह पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया जाएगा बॉन्ड का। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया, बॉन्ड का। और ओवरलैपिंग क्या हुई है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो इनके बीच में जो है बॉन्डिंग का क्राइटेरिया होगा वो s ऑर्बिटल टू दी p ऑर्बिटल होगा। और डोमिनेंट नेचर किसकी है, p ऑर्बिटल की है। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p ऑर्बिटल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दी s ऑर्बिटल। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में बनी थी उसको हमने नाम दे दिया बॉन्ड का। अब जब हमने इसे नाम दे दिया यहाँ पे बॉन्ड का, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में काम कर रही थी S और P के, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब हम बॉन्ड का नाम देते हैं तो वो बॉन्ड कैसा है, वो बॉन्ड है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुई है। S के इलेक्ट्रॉन ने P के ऑर्बिटल्स के साथ शेयर किया, तो वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई है, एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब ये जो फॉर्मेशन है बेसिकली हम उसको क्या कह रहे हैं कि s ऑर्बिटल ये रहा, p ऑर्बिटल ये रहा। p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, s में 1 इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही इस पार्ट पे एक ओवरलैपिंग पाई गई तो s का 1 इलेक्ट्रॉन और p का लास्ट ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के s में 1 था और क्लोरीन के p में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंटेड थे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड नहीं है, ओवरलैपिंग में और मर्जिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। तो ये s का इलेक्ट्रॉन और ये p का इलेक्ट्रॉन आपस में जब इंटरमिक्स होंगे तो ये s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p के इलेक्ट्रॉन के अंदर, p के ऑर्बिटल के अंदर, और अपना स्पिन बदल करके खुद को अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर लेगा। क्योंकि हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट स्पिन के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारा ओवरलैपिंग होने का। बस इस ओवरलैपिंग में ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो डिपेंड करती है, या बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है ओवरलैपिंग के ऊपर,
ओवरलैपिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग पाया जाएगा। अब ये जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट था इसको हम देखें अकॉर्डिंग टू दी डिपेंडेंसी अपॉन दी ऑर्बिटल्स की किस तरीके से ये ओवरलैपिंग करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ लेकर के चलते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग को लेकर के, तो ओवरलैपिंग को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करने का जो तरीका है या जो कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से है कि जब सेम चार्ज आमने सामने आएंगे, जब लाइक चार्ज आमने सामने आएंगे तो उसको हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे, और जब अनलाइक चार्ज आमने सामने आएंगे तो उसको हम नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग का यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि हमें केवल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम ओवरलैपिंग को लेकर के चलते हैं कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर डोमिनेंट हो जाना चाहिए और वो आपस में मर्ज हो जाएं, इंटरमिक्स हो जाएं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है उसमें दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं बाय द ओवरलैपिंग, दे हैव टू कम क्लोज टू ईच अदर, तो देयर इज़ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम कह सकते हैं। बहुत सारे अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अभी जो डिफरेंट टाइप के ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो कैसे कैसे होंगे, मैं अगर ये कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं ये कंसिडरेशन लेकर के चलूँ कि मेरे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं तो वो किस किस तरीके से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो पहला तरीका मेरा ये हो गया कि वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकें, ऑन दी एक्स एक्सिस वो एक दूसरे के साथ क्या कर लें, इंटरमिक्सिंग कर लें या ओवरलैपिंग कर लें। अब उसमें भी दो क्राइटेरिया हो गए कि या तो उन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है एक दूसरे के पास रहे या इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड एक दूसरे से दूर रहे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो दूर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो एक ही डायरेक्शन में क्या है, मेंशन्ड है। यहाँ डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रिप्रेजेंटेड हैं, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रिप्रेजेंटेड हैं। तो जब एक दूसरे के सामने सेम चार्ज आएंगे तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, और जब अपोजिट चार्ज आएंगे तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। इस बात को तुम ऐसे ध्यान रखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर रहेगा तो वो पॉजिटिव ओवरलैप है, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास रहेगा तो वो नेगेटिव ओवरलैप है। अब ये तो बात हो गई पी ऑर्बिटल को लेकर के ऑन दी एक्स एक्सिस। ये पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर भी ओवरलैप कर सकते हैं। एक पी ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा पी ऑर्बिटल ये इस तरीके से ओवरलैप कर जाए। एक लाइन इनके न्यूक्लियस से इनके सेंटर से पास होकर के जाएगी, जिसको हम हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दी सेम डायरेक्शन कंसीडर हो रहा है, इन दी सेम डायरेक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन जब ये अनलाइक चार्ज के ओवरलैपिंग करते हैं, यानी अपोजिट के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये हमारी नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाती है। ये जो एक्सिस जा रही है इसको न्यूक्लियर एक्सिस बोला जाता है, जो दोनों ही ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग करते हुए इनके न्यूक्लियस को भेदती हुई जाती है, इनके न्यूक्लियस से पास होकर के जाती है। ये मेरा हुआ एक्स एक्सिस का, ये मेरा हुआ वाई एक्सिस का। अगर ना तो एक्स एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो ना वाई एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो तो वो जेड एक्सिस की ओवरलैपिंग होगी। तो ये जेड एक्सिस पर, अब देखो ये जो तीन एक्सिस की हम बात करते हैं वो मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ते हो, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हमने कंसिडर कर लिया, जेड एक्सिस कंसिडर कर लिया। अब जो ऑर्बिटल्स थे अभी पहले वो इस पर ओवरलैप करे, जब इस पर ओवरलैप करे एक्स वाली एक्सिस पर ओवरलैप करे तो ऑर्बिटल पी जेड का होगा या पी वाई का होगा, या तो पी जेड का ऑर्बिटल होने वाला है या पी वाई का ऑर्बिटल होने वाला है। एट द सेम टाइम जब मैंने बात करी कि वो ओवरलैपिंग जो हो रही है वो यहाँ हो रही है, तो उस केस में या तो वो पी एक्स का ऑर्बिटल होगा या फिर पी जेड का ऑर्बिटल होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ एट द सेम टाइम कि इन तीनों एक्सिस में इस वाली एक्सिस पर ओवरलैप हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पी एक्स और पी वाई का ऑर्बिटल होगा जो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेशन दे रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो तीन ऑर्बिटल हम बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस पर काम कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर काम कर रहा है, जेड एक्सिस पर काम कर रहा है। जब मैं कह रहा हूँ कि एक्स पर ओवरलैपिंग हो रही है तो इसका मतलब है एक्स वाले ने पार्टिसिपेशन दे दिया, बाकी पी वाई और पी जेड वाले रखे रह गए। तो पी वाई और पी जेड वाले इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि पी वाई एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, जब मैंने ये कहा कि वाई एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है तो इसका मतलब है वाई वाले को छोड़ देंगे और पी एक्स का ऑर्बिटल आएगा और पी जेड का ऑर्बिटल आएगा। जब जेड एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक्स का ऑर्बिटल आएगा और
वाई का ऑर्बिटल आएगा। तो इस तरीके से हमें ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं फॉर दी पी ऑर्बिटल। ये सिमिलर ओवरलैपिंग रही फॉर दी सेम ऑर्बिटल्स। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल एस का हो, एक ऑर्बिटल पी का हो, तो उनकी ओवरलैपिंग भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से डिफाइन की जाती है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो एस होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और ये कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड इन ऑल द डायरेक्शंस हमेशा एक जैसा पाया जाता है। लेकिन अगर मैं पी की बात करता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर कम ज़्यादा होता है यहाँ सेंटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं बीइंग द सेम चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर पर कम हो जाता है और कॉर्नर्स पर ज़्यादा हो जाता है। तो जब एस वाला है यूनी डायरेक्शनल है, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे सेम टेंडेंसी के साथ, सेम डेंसिटी के साथ। इसके सामने एक पी वाला आया, पी वाले के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हैं, तो ये ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जो डोमिनेंट नेचर पाई जाएगी वो दोनों में से किसी की नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में जब रिपेल कर रहे हों एक दूसरे को, तो एस इस टाइप से थोड़ा सा चेंज हो जाए कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर की तरफ टिल्ट हो जाएं या इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और ऐसे ही पी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से हट करके इधर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएं, क्योंकि रिपल्जन बन गया बीच में। अब जब ये रिपल्जन बनेगा तो उसी टाइम पर इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो एस पी ओवरलैपिंग की वजह से होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ओवरलैपिंग का, एसपी का, पीपी का, ये सारा का सारा हमें देखना है कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। अब साथ के साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक ज़ीरो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट और आता है। ज़ीरो ओवरलैपिंग कब होती है, जब एस वाला एक्स एक्सिस पर आ रहा है और पी वाला एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो ओवरलैपिंग डोमिनेंट होगी। लेकिन अगर एस वाले के साथ पी वाला वाई एक्सिस पर आया या जेड एक्सिस पर आया तो वहाँ पर कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रॉन्स तब डोमिनेंट होते हैं जब वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हों या जस्ट एक दूसरे के सामने हों। इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल भी वही होगा, एक पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर आ रहा है, एक पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर आ रहा है, तो देयर इज़ नो ओवरलैपिंग बिटवीन देम, यहाँ पर भी कोई ओवरलैपिंग नहीं पाई जाएगी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ VBT। अकॉर्डिंग टू दी VBT दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से अकर होता है, किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी एटम के लिए एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।